ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। यहाँ क्लियर लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस है इसमें इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना जरूरी नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो अब मुझे बताओ हमें अगर ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है। सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। चलो कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे? 3 ये इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। चलो सबसे पहले इक्वेशन 1 के ग्राफ निकाले, सॉल्यूशंस निकालेंगे। बोलो x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। ठीक है, तो ये होगा, पहले इक्वेशन लिख लो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ x इज 0, so 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। 0 माइनस वाई क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या होगी? +1। तो पहला सॉल्यूशन हुआ 0 1, इसको हम नाम देंगे पॉइंट A। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है हमें। चलो x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 ओके 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। पुट वैल्यू ऑफ x 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ हम गलतियां करते हैं। तो आपको जो मेथड आती है, जिस मेथड से आपका आंसर करेक्ट आता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई कोई बच्चे ऐसे करते हैं, इस -1 को राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये होता है 0। फिर 1 + 1 होता है 2। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर मुझे बता सकते हो y क्या होगा? +2। कैसे आया? ये -2 राइट साइड में चला गया है तो ये हो गया है y। तो इस तरह से y की वैल्यू 2 हो गई। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, तो जो आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये -y राइट साइड में लेके गए तो वो पॉजिटिव हो गया, और ये जो -1 है ना, ये अगर लेफ्ट में चला जाएगा तो ये 1 है, और इसके साथ ये -1 अगर लेफ्ट में चला जाएगा तो वो हो जाएगा +1। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कर सकते हैं y = 2। तो जैसे आपको आता है आप वैसे कर सकते हो। तो ये पॉइंट बी हो गया है 1 2। इसमें किसी को डाउट है? कुछ पूछना है तो तुरंत पूछो। चलो अब x की वैल्यू क्या रखेंगे? अब जो जो बोलेंगे वो 2 रखे, -3। चलो -3 रखेंगे। ओके, तो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। मुझे x की वैल्यू -3 रखना है, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये y जो निगेटिव है, ध्यान में रखो, y ये y के सामने निगेटिव साइन है, उसको राइट में लेके जाओ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और ये जो -1 है उसको लेफ्ट में लेके जाओ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे आपको आता है वैसे आप कर सकते हो। तो -3 + 1 क्या होगा?
-2 -2 इज इक्वल टू y। तो ये हमारा C पॉइंट हो गया है -3 और -2। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन के तीनों भी सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के निकालेंगे। चलो बोलो, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 जीरो। चलो 0 रखेंगे। इक्वेशन फिर से लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 क्या होता है? 0 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहां लिखेंगे 2y। 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 6। तो पहला पॉइंट हो गया, मैं उसको p नाम देती हूँ 0, 6। जानबूझ के ऐसे नाम देना जैसे हम ABC बोलते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए PQR देना, तो क्या होता है, फिर कंफ्यूजन नहीं होता। चलो अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 2 2 रखेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ, 2 रखेंगे तो लास्ट में y की वैल्यू इंटीजर मिल जाएगी। आप 1 रख के देखो, अगर आपसे होता है तो। मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, तो ये होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 2 रख दो, प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये हो गया है 6। 3 इंटू 2 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मुझे 2y चाहिए, तो 2y को ऐसे ही रखना, और ये जो 6 है इसको राइट में लेके जाना, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6। तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन 2, 3। चलो अब थर्ड सॉल्यूशन निकालना है हमें। x की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 जनरली आपने ऑब्जर्व किया बेटा, ऐसे मल्टीपल रखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 रखा था तो आगे वाली वैल्यू x के फॉर्म में रखो, या तो -2 रखो फिर भी आपका आंसर आएगा, या 4 रखो फिर भी आपका आंसर आएगा। 4 -4 6 -6 8 -8। तो एक अगर वैल्यू निकल गई तो आप उसका मल्टीपल ले सकते हो या उसको निगेटिव ले सकते हो। जैसे यहाँ 2 है तो आप x इज इक्वल टू -2 लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। फिर आप x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो भी आपको y ये इंटीजर में आएगी, या x इज इक्वल टू -4 लेंगे तो भी y इंटीजर में आएगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद फिर ये समझ में आता हमें। चलो x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो इक्वेशन बन गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। चलो 3 इंटू 4 12 हाँ, 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मुझे 2y की वैल्यू चाहिए, तो 2y मैं यहीं रखूंगी। अब ये जो 12 है ये राइट में लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12। 12 माइनस 12 यानी 0। 2y इज इक्वल टू 0, तो y क्या होगा? 0 नो, 0 2 upon नहीं, 2 is 0। equal to 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 ने बेटा, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब मुझे फिर थर्ड सॉल्यूशन मिल गया है 4, 0। तो चलो इस तरह से हमने टोटल 3 और 3 6 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि सॉल्यूशन निकालना ये सबसे बेसिक है जो हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो एक बार नोटबुक में ये सभी सॉल्यूशंस लिख लो, फिर हमें ग्राफ पेपर पे जाना है। ये 0, 1 है ना, ये ए पॉइंट है 0, 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है
और यहां से लेके ये सेकंड इक्वेशन है। चलो पॉइंट लिख लिए। यस मैम। अब मुझे बताना, मैं ग्राफ पेपर पे जा रही हूं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। चलो पहला पॉइंट 0 and 1. 0 1। 0 and 1. 0 1 कहाँ होगा? Y axis. ऑन पॉजिटिव साइड। Y देखो पॉइंट है 0 1। 0 1 है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे रहेगा? Y axis. ये रहेगा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो 0 y इस फॉर्म में होता है। देखो ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट है 0 2, ये पॉइंट है 0 5, ये पॉइंट है 0 नेगेटिव 2, ये पॉइंट है 0 नेगेटिव 4। इसका मतलब y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है वो 0 y के फॉर्म में होता है। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? जैसे अभी ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 5 0, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 11 0, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे नेगेटिव 7 0। यानी x एक्सिस पर जो भी पॉइंट रहेगा उसका फॉर्म क्या रहेगा? X. X, 0. x, 0। तो ये बात ध्यान में रखना। ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में फिर से आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम फिर से सबको देखने वाले हैं। चलो संजीदा क्लास में है, संजीदा अंसारी क्लास में है। हाँ तो चलो पहला पॉइंट है 0 1, तो 0 1 कहाँ रखेंगे? Y axis. y एक्सिस पर। हाँ ये पॉइंट है 0 1, तो यहाँ हम नाम देंगे, ऐसे नाम देना जरूरी है, a 0 1। चलो सेकंड पॉइंट क्या है? 1 2. 1 2। चलो 1 2 पॉइंट कहाँ रहेगा? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। quadrant. इसको थोड़ा सा मैं ये बीच में आएगा पॉइंट, यहाँ लिखती हूँ मैं a 0 1। चलो 1 2 पॉइंट कहाँ रहेगा? तो ये है x एक्सिस का 1 और ये है 2, तो यहाँ वो पॉइंट रहेगा, इसको नाम देंगे हम b 1 और 2। चलो थर्ड पॉइंट कौन सा है? Negative 3, negative 2. नेगेटिव 3 नेगेटिव 2। चलो ये C पॉइंट है। नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 कहाँ रहेगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। ये है नेगेटिव 3 और ये है नेगेटिव 2, तो यहाँ रहेगा C पॉइंट नेगेटिव 3 नेगेटिव 2। अब एक इक्वेशन के तीनों भी सॉल्यूशन प्लॉट करने के बाद तुरंत उसको लाइन से ज्वाइन करो। सभी 6 के 6 पॉइंट प्लॉट करने के बाद ज्वाइन मत करना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलो मैं ये सभी तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूं। आपको यहाँ पे पेंसिल का यूज करना है ग्राफ पेपर पे, सबको पता है। हाँ ये हो गया हमारा पहला ग्राफ, और इस पर आपको वो इक्वेशन लिखना है। बता सकते हो इक्वेशन क्या था? X minus y plus 1 is equal to 0. x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। अगर आप इसमें से कुछ भी कम करोगे या शॉर्टकट लिखोगे तो आपको शॉर्टकट में मार्क्स मिलेंगे। चलो अभी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स बोलो। पहला पॉइंट क्या है? 0 6. 0 6। ओके तो 0 6 पॉइंट कहाँ है? तो 0 6 पॉइंट कहाँ होगा? Y axis.
y एक्सिस पे ये पॉइंट रहेगा 0 6, इसको नाम देंगे हम p। चलो सेकंड पॉइंट 2, 3. 2 and 3, तो 2 3 पॉइंट कहाँ रहेगा, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। चलो x के तरफ जाओ, ये है 2 और 3 ये है 3, तो यहां रहेगा 2 3 पॉइंट। जिसका ऑब्जर्वेशन सही है उसको शायद पता चला होगा कि ये सब कौन सी लाइंस है, इसको कितने सॉल्यूशंस होंगे और उनको क्या कहते हैं। Intersecting line. Number. हाँ चलो थर्ड पॉइंट बताओ मुझे। 4 0. 4 0 4 0 पॉइंट कहाँ रहेगा, X axis. x एक्सिस। हाँ तो ये रहेगा r पॉइंट 4 0। चलो पॉइंट प्लॉट करने में किसी को डाउट है? नो मैम। No ma'am. ठीक है, अभी इसको ज्वाइन करेंगे हम। एक मिनट, मैं यहाँ सीधी लाइन ले नहीं सकती क्योंकि मुझे मेरी सीधी लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए मुझे इसी का यूज करना पड़ेगा। देखो ऊपर की लाइन ठीक से नहीं आई है। ये तीनों पॉइंट से लाइन जानी चाहिए, ध्यान में रखना। अभी आपकी तो जाएंगी क्योंकि आप मैन्युअली करेंगे स्केल से वगैरह। चलो मेरी भी लाइन गई है। ये हो गए हमारे दो ग्राफ। अरे इतने मुश्किल से निकाला था हमने, इससे निकालती हूँ। यहाँ सॉफ्टवेयर में या ऐसे ऑनलाइन ग्राफ निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे बता सकते हो इस सिस्टम, ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? Consistent. कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब इनको सॉल्यूशन है। चलो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। ओके यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या मुझे आप सॉल्यूशन बता सकते हो ये दोनों पेयर का? X is equal to 2 and 3. नहीं X is बेटा, equals to 2, Y is equals to 3. मैंने आपको बताया था Equals to 3. कोई बच्चे क्या करते हैं कि 2 3 ये सॉल्यूशन है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। Q2 3 ये सॉल्यूशन है, ऐसे लिखते हैं। ये गलत है। मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है आपको। सबसे X पहले is देखो, equals to 2. To 2 and Y is equals to 3. हाँ सबसे पहले आपको देखना है वो पॉइंट कौन सा है जहां पे दोनों भी ग्राफ इंटरसेक्ट होते हैं। वो है पॉइंट 2 और 3, 2,3। तो फिर हम सॉल्यूशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 is a solution of given pair. Solution of given Give pair of pair of linear equations. अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, एक बार पढ़ लेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ओके हमने ड्रॉ कर दिया। Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis। एक बार ठीक से पढ़ो, आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा है। Determine the coordinates of the vertices of triangle। इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल तैयार हो रहा है। ट्रायंगल किसने तैयार किया है? Formed by these lines। ये जो दो लाइन है ना, वो दो लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो चलो हम ग्राफ देखेंगे। आपको नजर आ रहा है बेटा वो ट्रायंगल?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, ट्रायंगल क्यू एस आर, ये वो ट्रायंगल है जो हमें चाहिए। ये ट्रायंगल तैयार हुआ है, ये लाइंस ने, उन्होंने क्या कहा है, जो ट्रायंगल तैयार हुआ है ये दो लाइन से और एक्स एक्सिस से, ये है हमारे एक्स एक्सिस। यानी उस ट्रायंगल में जो तीन साइड होती है ना, वो तीन साइड में एक साइड होनी चाहिए एक्स एक्सिस का पार्ट, दूसरी साइड होनी चाहिए एक जो लाइन है ग्राफ वाली उसका पार्ट, और तीसरी साइड होनी चाहिए दूसरे लाइन का पार्ट। ये देखो, ये, और ये वॉयलेट कलर से जो दिख रही है वो है थर्ड साइड। तो आप ऐसे शेड मत करना, उन्होंने और कुछ कहा है। देखो, कोऑर्डिनेट्स तो हम निकालेंगे। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये देखो लिखा है, एंड शेड, अरे एक मिनट, हाँ, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, क्या हो रहा है, हाँ, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो यहाँ जो हमारा ट्रायंगल तैयार हुआ है उसको हमें शेड करना है। शेडिंग तो आपको आता है या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे करते हैं शेडिंग। आता है मैम। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल को शेड करना है। और जो ट्रायंगल तैयार हुआ है उसके जो वर्टाइसेस है, पहला वर्टाइसेस है क्यू, पहला वर्टेक्स है क्यू। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 2, 3. 2, 3। सेकंड कोऑर्डिनेट है आर, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 4 and 0. 4, 0। और तीसरा कोऑर्डिनेट है एस, उसके कोऑर्डिनेट, तीसरा पॉइंट है एस, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। -1 -1, 0. -1, 0। ये जो एस है ना, एस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। तो ये है हमारा सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर था ग्राफ ड्रॉ करना, सेकंड पार्ट था जो ट्रायंगल तैयार हुआ है उस टू ग्राफ से और एक्स एक्सिस से, उनके ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखना, और थर्ड पार्ट था शेडिंग करना। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में उन्होंने तीन तीन पार्ट पूछे हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं बेटा, जो ट्रायंगल तैयार हुआ है ना उसका एरिया निकालो, ये जो ट्रायंगल तैयार हुआ है उसका एरिया निकालो। क्या आप एरिया निकाल सकते हो इसका? थोड़ा एक बार सोच लो, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? अरे half into b into h Half into base. Half into base into half into b हाफ into इंटू बेस इंटू हाइट, height into height हाइट। अभी यहाँ पे आप बेस कौन सा लेंगे? बेस तो ट्रायंगल की तीनों साइड में से आप कौन सी भी साइड ले सकते हो, लेकिन जो आपको कन्वीनियंट है। तो मुझे लगता है ये एस आर कन्वीनियंट है ना, ये इसको लेंगे हम बेस। yes बोलो इसकी लेंथ कितनी है, थोड़ा काउंट करो। कैसे काउंट 5. करते हैं? कैसे काउंट करते हैं? देखो, यहां से लेके यहां तक 1, फिर ये हुआ 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे 5 यूनिट्स है। 1, 2, 3, 4, 5। तो बेस हो गया है 5 यूनिट्स। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी होगी? तो हाइट क्या होती है? बेस पर अपोजिट वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर। बेस का अपोजिट वर्टेक्स है क्यू, ध्यान में रखो, बेस का अपोजिट वर्टेक्स है क्यू। तो क्यू से बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो यहां हम क्यू से परपेंडिकुलर डालेंगे।
तो यहाँ m पॉइंट देंगे तो QM हो गई हमारी हाइट, हमारी नहीं, ट्रायंगल की हाइट। तो बता सकते हो हाइट की लेंथ कितनी है? हाइट का यूनिट 3। कैसे आया 3? 3 देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 3। तो इस तरह से हाइट हो गई है 3 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 5, ये सब मल्टीप्लीकेशन है बेटा, ये 5/1, ये 3/1, मल्टीप्लीकेशन का रूल, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 15 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये हो गया है 7.5 यूनिट। बताओ एरिया का। बोलो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो या स्क्वायर सेंटीमीटर ले लो या स्क्वायर यूनिट, अगर आपको यूनिट पता नहीं है तो। अगर ये सेंटीमीटर में है तो लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में है तो लिखो स्क्वायर मीटर, और अगर कुछ भी पता नहीं है तो सीधा लिखो स्क्वायर यूनिट। या यूनिट क्यों लिखते हैं? जब हमें यूनिट पता नहीं होता तब हम यूनिट ये वर्ड लिखते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब क्वेश्चंस। एक बार ग्राफ निकालने के बाद किसी भी तरह के सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है पहला उसका सॉल्यूशन निकालो, सेकंड जो ट्रायंगल तैयार होता है उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो, थर्ड ट्रायंगल को शेड करो, फोर्थ उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो इसमें बोलो बेटा। मैम थर्ड, अगर ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर वैल्यू नेगेटिव रहेंगी या फिर पॉजिटिव? हाँ, ट्रायंगल कौन से भी क्वाड्रेंट में रहो बेटा, जो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे फिर वो बेस हो चाहे फिर वो हाइट हो। देखो बेटा, हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि इस टेबल की लेंथ फॉर एग्जांपल 15 यूनिट्स है, हम निगेटिव 15 कभी बोलते हैं क्या हमारे डेली लाइफ में? हम कोई भी लेंथ हम निगेटिव में लेते हैं क्या? कभी भी नहीं लेते। हम सभी लेंथ ये पॉजिटिव में ही लेते हैं। इसलिए ट्रायंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए या थर्ड में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, आपको जो बेस है वो पॉजिटिव ही लेना है और हाइट भी पॉजिटिव ही लेनी है। चलो, डाउट क्लियर? यस। और कुछ पूछना है? क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देने वाली हूं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं बेटा कि ऐसा ट्रायंगल, द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू ग्राफ एंड वाई एक्सिस, तो आप बता सकते हो इसमें वो ट्रायंगल कौन सा होगा? PQS। वो ट्रायंगल होगा ये। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ और वाई एक्सिस से, ये तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करो। इसीलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ना। हाँ चलो, कुछ पूछना है इसमें? नहीं तो फिर आगे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसके जितने ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे, देखो बेटा मैथमेटिक्स ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता। ये हमें हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि हम डरते हैं उससे, हम उससे दूर भागते हैं। दूर मत भागो। जितने आप ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना आपका कंफ्यूजन कम होगा, उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप एक बार ट्राई तो कर लो। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मैथ्स के लिए दे दो। मैं जानती हूँ बाकी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे हमें डर लगता है वो ज्यादा से ज्यादा करो। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता उस सब्जेक्ट के क्लास को अभी भी ज्वाइन होते हैं। जैसे एक बच्चा अभी भी ज्वाइन हुआ है सिर्फ अटेंडेंस के लिए,
तो जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम हाथ ही नहीं लगाते। हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा तो नेचुरली मराठी सब्जेक्ट ही लगता है, तो सबसे पहले हम मराठी का बुक लेके पढ़ाई करने लगते हैं, या इंग्लिश का या हिंदी का। हम ये सब उल्टा कर रहे हैं बेटा। तो जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है और जो इम्पोर्टेंट है वो बल्कि हमें ज्यादा करना चाहिए। धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा और नेचुरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये सब डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना होमवर्क में रेगुलर रहोगे, उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो बच्चा रेगुलरली होमवर्क करता है उसे कभी भी खराब मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, और खुद करता है होमवर्क, कॉपी पेस्ट नहीं, खुद होमवर्क करता है अपने मन से। होमवर्क का मतलब क्या होता है? क्या होता है होमवर्क का मतलब? आपको पनिशमेंट होती है क्या होमवर्क? होमवर्क आपके लिए पनिशमेंट नहीं होती, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथ्स में, इसलिए होमवर्क होता है। और हम क्या करते हैं? होमवर्क दिया है, कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं, इधर से उधर से किसी बच्चों को मांग लेते हैं कि तुमने ये कैसे किया, सेंड करो, और होमवर्क कर देते हैं। ये गलत है। ऐसा होमवर्क से कोई कुछ होने वाला नहीं है आपका। होमवर्क खुद करना चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं आपको बताती हूँ कहाँ आपका डाउट है, क्योंकि टीचर का बोलना और अपने फ्रेंड का बोलना इसमें फर्क है। टीचर एक्सप्लेन करता है, अपना फ्रेंड कॉपी भेज देता है पूरी की पूरी। तो चलो अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। एक बार एग्जांपल पढ़ो, क्या मीनिंग है इसका? चलो, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही है। फॉर्म तैयार करना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन की पेयर तैयार करनी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसका मतलब सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन की पेयर तैयार करनी है, बाद में उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, चलो अब ये सिचुएशन दी है आपको, इसे पढ़ो और कैसे इक्वेशन तैयार करेंगे ये मुझे बताओ। ऐसा आपका 9th क्लास में भी छोटे छोटे एग्जाम्पल हो चुके हैं, करेक्ट? यस मैम। अभी सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे आपको जो लीनियर इक्वेशन तैयार करना है उसमें दो वेरिएबल होते हैं, x एंड y। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें जो अननोन थिंग्स है, अननोन का मतलब जो हमें पता नहीं है, उसमें से एक अननोन के लिए x वेरिएबल यूज करना और दूसरे अननोन के लिए y वेरिएबल यूज करना। जो अननोन क्वांटिटी है, जो हमें पता नहीं है, जो हमें निकालनी है, वो एक के लिए x वेरिएबल यूज करना और दूसरे के लिए y वेरिएबल यूज करना, क्योंकि हमें तैयार करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें दो वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले ये सिचुएशन पढ़ो और मुझे बताओ कि कौन से टू क्वांटिटीज अननोन है। Number of girls and number of boys. नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। चलो मैं आराम से पढ़ती हूँ आपके साथ। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। यानी क्लास 10 में 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेशन किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 नहीं है नंबर ऑफ गर्ल्स, आगे पढ़ो, यहां तक मत रुकना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसका क्या मतलब है? Number of girls is more than number of boys. हाँ, नंबर ऑफ गर्ल्स इज Four मोर देन times नंबर ऑफ more बॉयज। than. फोर टाइम्स मोर More than boys.
लेकिन 4 टाइम्स नहीं बेटा, 4 टाइम्स नहीं Four आया वहां girls में। are more. ये 4 टाइम्स में और 4 मोर में फर्क है। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 इंटू, और 4 मोर का मतलब है 4 प्लस। Four. ध्यान में रखना। तो देखो बेटा, लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से, और रियलिटी में ऐसे ही होता है। जब कोई भी कंपटीशन होती है तो गर्ल्स की संख्या ज्यादा होती है बॉयज की संख्या से, पता नहीं क्यों। और प्रॉब्लम में भी ऐसे ही बताया है। अभी बॉयज साइड आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम में जब कंपटीशन होगी ना, मैथमेटिक्स क्विज वगैरह, तो बॉयज ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी गर्ल्स से। तो इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलो, यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज कौन सी है जो हमें पता नहीं है? Number of girls and number of boys. नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, करेक्ट। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे, सपोज या लेट। नंबर X ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, एंड ये सब आपको लिखना पड़ता है। डायरेक्ट इक्वेशन कभी भी मत लिखना, यही हम गलतियां करते हैं। इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स और वाई आपने किसके लिए लिया है ये पता होना चाहिए ना। तो चलो, अब 2 इक्वेशन तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला इक्वेशन मुझे कौन बताएगा? X plus 4y is equals to 10. और कोई ट्राई करो, बॉयज साइड। Ma'am, X is equal to हाँ, X plus y is equal to 10. करेक्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये कैसे आया? ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के 10 स्टूडेंट्स थे, इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखो, मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में लिख रही हूं। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इज यानी इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर किससे? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कितना सिंपल है। इज के लिए हमेशा इक्वल टू रखना। तो इस तरह से हमने पूरे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में लिखा। आप भी ट्राई करो। तो चलो, समझ में आया ये? yes, ma'am. अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम जनरल फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4, 4 प्लस एक्स को x प्लस 4 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. इसको ऐसे x प्लस 4 लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई लिखूंगी। दोनों भी साइड मैंने चेंज किया तो कोई साइन चेंज नहीं होती। मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म होता है, बता सकते हो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? Ax plus b प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। तो ये x प्लस 4 y को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाई था, देखो मैंने साइन चेंज नहीं किया। हाँ, तो क्या मैं उसको x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 लिख सकती हूँ? yes, ma'am. ये प्लस 4 को राइट में लेके गए। तो ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। तो बेटा समझ में आया ये सब जो क्या किया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे जो गड़बड़ हुआ ना, ये
यहाँ की गड़बड़ बच्चों को समझ में नहीं आती। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक फिर भी से समझ में आता, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इसके आगे समझ में नहीं आता। ओके, इसको हम x+4 लिख सकते हैं। अब देखो, ये y को मैं राइट में लेके जाऊंगी तो ये x+4 माइनस y हो गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो यही तो है इक्वेशन 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेटा, पहले x होता है, बाद में y होता है, बाद में कांस्टेंट होता है। तो पहले x, बाद में y वाली टर्म माइनस y और +4 और ये 0। यह है सेकंड इक्वेशन। अभी ऐसे देखने की हमें आदत नहीं है तो हम थोड़ा उसको सीधा करके देखते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है ये हम यहां पर भी रख सकते हैं या तो राइट में भी लेके जा सकते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। चलो, जिसको भी डाउट है तुरंत पूछो बेटा, तुरंत, कोई भी पूछ सकता है क्लास में। मैम x माइनस वाई +4 को वैसे नहीं रख सकते? हाँ, रख सकते हैं, वैसे रखना है वैसे रखो, कोई बात नहीं। चलो, अब के बार हम ऐसे रखेंगे। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। तो अभी सॉल्यूशंस No, ma'am. निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि ग्राफिकली निकालना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। हाँ, मुझे जगह चाहिए, मैं सिर्फ इक्वेशन को रखने वाली हूँ, बाकी सभी को मिटाने वाली हूँ। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन मैं यहाँ लिखती हूँ x+y इज इक्वल टू 10, और यहां से दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई +4 इक्वल टू 0। अभी देखो बेटा, पहले इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, वैसे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट रखो x की वैल्यू। क्या रखेंगे x की वैल्यू? 0. जीरो। 0 रखेंगे, चलेगा। 0, 1, 2 कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो। चलो, 0 लिख दिया, तो y क्या होगा बता सकते हो? 10 10 तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहती थी, लेकिन ठीक है, छोड़ दो। ये 0 + y इज इक्वल टू 10, तो y हो गया हमारा 10। तो पहला सोल्यूशन हो गया, लेकिन हम ये पॉइंट लेंगे 0, 10। चलो, दूसरा x इज इक्वल टू, जल्दी ले लो, 1 1 या 4 लेंगे, चलेगा 4। तो x + y Yes, ma'am. इज इक्वल टू Yes, ma'am. 10, 4 + y इज इक्वल टू 10, तो y हो गया है 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो सेकंड पॉइंट हो गया है हमारा। बड़ी बड़ी वैल्यू आती है ना, तो थोड़ा प्लॉट करने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया। चलो, x इज इक्वल टू क्या रखे? 6 रखे, 5 रखे। ओके, 5 कहाँ है, तो मैं 5 ले रही हूँ। तो x + y इज इक्वल टू 10, 5 + y इज इक्वल टू 10, तो y हो गया हमारा 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो सी पॉइंट हो गया है 5, 5। चलो, अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन भी इजी है, एकदम इजी है। चलो, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो x माइनस वाई +4 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस वाई +4 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -4। कैसे आया -4? राइट हैंड साइड में जाके। हाँ, +4 राइट साइड में चला गया तो -4 हो गया। तो -y इज इक्वल टू -4, तो y क्या होगा?
पॉजिटिव पॉजिटिव 4। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0 4। चलो दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, x इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है ये। 4 1। चलो 1 या निगेटिव लेंगे। ओके निगेटिव 1 लेंगे। नहीं बाबा, निगेटिव से क्या होता है, आप बहुत गड़बड़ कर देते हो। पॉजिटिव लेंगे हम। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 0। यहां से गड़बड़ होती है। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी। पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 5। अरे वैसे भी देखो 5 में से क्या माइनस करेंगे 0 आने के लिए, 5 करेंगे ना। अब ये 5 कैसे आया, देखो यहाँ पे ये y राइट साइड लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से 1 5 ये सेकंड पॉइंट हो गया है q। चलो थर्ड पॉइंट बताओ क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2 चलो 3 लेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 4 7। 7 पॉजिटिव 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू बताओ जल्दी। पॉजिटिव 3 पॉजिटिव पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 7। 7 में से क्या माइनस करेंगे 0 आने के लिए, तो y की वैल्यू 7 होनी 7 चाहिए। तो r पॉइंट हो गया है 3 7। जल्दी से नोट कर लो ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा हो गया। यस मैम। चलो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे जल्दी से। ये है ग्राफ पेपर। बताओ पहला पॉइंट 0 10 0 10। 0 10 कहाँ होगा, अरे बाप रे ऊपर पॉइंट आया है 0 10। y वाई एक्सिस 0 10, यहाँ पर तो 7 तक ही पॉइंट है। ऐसे ऐसे गड़बड़ होती है, इसलिए मैं भी ये आपको समझ में आया मैं 0 10 पॉइंट क्यों चेंज कर रही हूँ। ये 7 तक ही है बेटा, ऊपर 8 होगा फिर 9 होगा फिर 10 होगा, तो इसलिए मैं ये पॉइंट चेंज कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये पॉइंट मैं लूंगी ये पॉइंट मैं लूंगी 6। तो यहाँ होगा 6, यहाँ 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होगा 4। तो यहाँ होगा 6 हाँ 6 4। हाँ अब बताओ 6 4 कहाँ होगा, 6 4 ये 6 और ये 4। क्वाड्रेंट में हाँ ये है पॉइंट 6 4। चलो सेकंड पॉइंट बताओ, 4 6 है शायद, है ना। 4 6 हाँ याद हो गया वो देखने के बाद। 4 6 यानी ये पॉइंट हो गया 4 6। चलो थर्ड पॉइंट बताओ। 5 5 हाँ 5 5 पॉइंट है ना ये। चलो तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, इसका मतलब हमारा सब सही है। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन तो हो गया। ओके तो इक्वेशन बताओ बेटा। x x plus y is equal to 10 इज इक्वल टू 10, ये हो गया पहला। चलो सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड इसके पॉइंट बताओ। 0 4 0 4 0 4 कहाँ आएगा, by y एक्सिस पर। हाँ ये है p पॉइंट 0 4। सेकंड पॉइंट 1 5 1 1 5 5 1 5, ये पॉइंट q है 1 5। चलो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट 3 7 3 7। चलो ये पॉइंट है 3 7, इसको नाम देंगे हम r 3 7। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये जो पहले वाली लाइन है,
इसको थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ, नहीं ठीक है, इसी को पहले ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से मैं उसको ड्रॉ करने का ट्राई कर रही हूँ अभी। हाँ, हो गया। क्या बेटा दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? Yes. Yes, ma'am. कहाँ कहाँ हो रहे हैं इंटरसेक्ट? कहाँ हो रहे हैं इंटरसेक्ट? 3, 7. उसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा लाइन को। Yes, इसको ma'am. बढ़ाना पड़ेगा। इसको बेटा इसको आप बढ़ाओ। तो मैंने इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से नहीं, डार्क लाइन से लेना पड़ेगा। चलो अभी ये काश मैंने इसको ना बड़ी लाइन देनी चाहिए थी। मैं ट्राई करूंगी। ये 0.46 था, यहाँ था, यहाँ सेकंड पॉइंट था और यहाँ पे थर्ड पॉइंट था। अब की बार मैं जो लाइन ले रही हूँ वो थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ। चलो बेटा, पता उनका ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, आपका नहीं आएगा ऐसे, मेरा आया वो डायरेक्ट सीधी लाइन नहीं आ रही है। चलो बताओ मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3x X is equal to 3 and y is equals to 7. And y is equal to 7 is a solution of given pair of linear equation. चलो इसमें कोई डाउट? No, ma'am. इस तरह से अगर लाइन बढ़ती नहीं है तो उसको बढ़ा देना है। हाँ? ऐसे मत बोलना कि मैडम इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो चलो अभी ये लास्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं, ले लो। एक एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल एग्जांपल है ये, तो फिर आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा ये एग्जांपल। चलो जल्दी से पढ़ो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, ऊपर लाना है। हाँ, प्रॉब्लम वही है, आपको पेयर तैयार करनी है लीनियर इक्वेशन की। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका क्या मतलब है? अरे सिंपल मीनिंग है। 7 plus 5 is equals to 50. नो बेटा, नो 7x plus 5x 7x plus 5y is equals नहीं to नहीं, मैंने आपको सिर्फ मीनिंग पूछा है, मीनिंग पूछा है मैंने। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका क्या मतलब है? 5 pencil और 5 pens की कॉस्ट और 7 pens की कॉस्ट मिलाकर 50. हाँ, 5 पेंसिल्स की जो भी कॉस्ट होगी और 7 पेन्स की जो भी कॉस्ट होगी, दोनों मिला के ₹50 है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। यानी 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट मिला के 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। दैट ऑफ का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यानी आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ पेंसिल नहीं पूछी है, आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट पूछी है। तो चलो इसके लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? लेट Cost of pencils is equals to x. देखो बेटा यहाँ क्लियर लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये अननोन क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें लेना है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to ₹x and cost of 1 pen is equal to ₹y। चलो अब फर्स्ट इक्वेशन आपका यहां से मिलेगा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। चलो क्या इक्वेशन होगा? 5x plus 5y is equals to ₹50. कहाँ से आया 5x? कहाँ से आया 5x?
Because one pencil is cost is equals to x. हाँ, 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5x नहीं होगी? तो इसलिए 5x वहां पे आया है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, ये 5x कहाँ से आया? सीधी सी बात है बेटा, यहाँ 5 पेंसिल्स कहाँ है? तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x होती है, प्लस एक कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज y, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 7y. 7y 7y दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है? 50 इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से तैयार करेंगे? जो सेकंड कंडीशन की है। चलो आगे पढ़ो। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। चलो, एक पेंसिल की द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स? 7x. 7x plus if the cost of 1 pen is rupees y, cost of 1 pen is equal to rupees y, then what will be the cost of 5 pens? 5y and the total cost is ₹46। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को के सॉल्यूशंस निकालने हैं और ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ अभी, ठीक है? तो ये आपका ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ये टेक्स्ट बुक के ही प्रॉब्लम है, मैंने तीनों भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक के ही लिए हैं।